वजी, क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? विजदान के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेती आयमा बेगम ने रोते हुए पूछा था। मॉम, मैं आपका ही बेटा हूँ। किसने कहा मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आयमा बेगम के दोनों हाथों पर वो अकीदत से बोसा लेते हुए बोला था, जिस पर वहाब साहब ने अपना माथा पीटा था। तो वहाब क्यों भूल जाते हैं? वो क्यों कहते हैं कि मेरा बेटा? आयमा, मेरा वो मतलब नहीं था। यार, मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे वहाब। विजदान के कहने पर आयमा बेगम ने नम शिकवा को नजरों से वहाब साहब को देखते हुए कहा था, जिस पर वहाब साहब ने उनके पास आते हुए उन्हें समझाना चाहा था, जिस पर वो उनसे बात ना करने का कहती विजदान के सीने से लगी थी। मॉम, सुन तो ले डैड की। अपने डैड को कहो कि तुम मेरे बेटे हो। वहाब साहब को देखते विजदान ने आयमा बेगम से सिफारिश की थी, जिस पर वो नफी में गर्दन हिलाती हुई बोली थी, मॉम यार। बोलो वजी। आयमा बेगम के लहजे में जिद देखते हुए विजदान ने नफी में गर्दन हिलाते वहाब साहब को देखा था, जो आयमा को देखकर दबा दबा सा मुस्कुरा रहे थे। डैड, मैं अपनी मॉम का बेटा हूँ। बस कह दिया, अब चुप हो जाए मॉम प्लीज। आयमा बेगम को चुप ना होते देख विजदान ने वहाब साहब को मुस्कुराते हुए देखकर उन्हें खफकी से देखते हुए कहा था, जिस पर वहाब साहब ने अफसोस से गर्दन हिलाई थी। और वही आयमा बेगम ने मुस्कुराकर सामने खड़े वहाब साहब को देखा था। सुन लिया आपने? वहाब, वजी मेरा बेटा है। विजदान की पेशानी चूमती आयमा बेगम ने फिक्र से गर्दन अकड़ा कर कहा था, हो गया तुम दोनों का? तो प्लीज मुझे सोना है। आयमा बेगम और विजदान को देखते वहाब साहब ने अपनी हंसी जब्त करते हुए खुद को संजीदा करने की कोशिश करते हुए कहा था, जबकि आयमा बेगम की आज की इस हरकत पर इन्हें रह रह कर हंसी आ रही थी। पहले पहल तो वहाब साहब को आयमा बेगम का ये सब करना अजीब सा लगा था, पर अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे इन्हें आयमा बेगम की ये हरकतें हंसने पर मजबूर करती थी। मॉम, आप आराम करें, मैं भी सोने जाता हूँ। आयमा बेगम को बेड पर बिठाते विजदान ने उन्हें आराम करने का कहा था। वजी, अपने डैड से कह दो मुझसे बात ना करें, मैं इनसे नाराज हूँ। क्या अभी भी? डैड सुना? हाँ हाँ सुन लिया, जाओ अब तुम अपने कमरे में। विजदान का हाथ पकड़ती आयमा बेगम ने एक नजर वहाब साहब को देखते हुए कहा था, जिस पर वहाब साहब ने बेयकीनी से मुंह खोलते हुए उन्हें घूरा था। और बस जब से चुप विजदान के दांत बाहर निकले थे, जिसकी नुमाइश वो बड़े फराक दिली से करता हुआ बोला था, पर वहाब साहब ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे वहां से जाने का कहा था, जिस पर वो वहाब साहब को मुस्कुरा कर देखते आईब्रोज काता हुआ निकला था। शुक्र है बेड तो साफ है, वरना बाहर लाउंज में सोना पड़ता। कल मैंने गेस्ट को मदो किया है घर पर, सुन रही हो? तुम्हें कह रहा हूँ आयमा। डोर बंद करते वहाब साहब ने एक नजर बिखरे कमरे को देखते आयमा बेगम पर चोट करते बेड पर बैठते उन्हें कल की छोटी सी तकरीब का बताया था, ताकि वो बोले, पर वो तो जैसे कसम खाकर लेती थी, कुछ ना बोली। उन्हें कुछ ना बोलते देख वहाब साहब लंबा सांस भरते लाइट बंद करते सोने के लिए लेट गए थे। क्या हो गया है आपको वहाब? आपके कुछ दोस्त ही आ रहे हैं ना, और आपने क्यों सुबह से घर सर पर उठा रखा है? सुबह से वहाब साहब ना तो खुद घर से निकले थे और ना ही विजदान को कहीं जाने दिया था। सुबह से ही वो किसी न किसी चीज में खराबी निकालकर घर की सफाई करवा रहे थे, जिसे देखकर रात से नाराज आयमा बेगम आखिर फट पड़ी थी। हाँ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, पर वो बहुत खास चीज के लिए आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कोई कमी रहे। ये लेकर जाओ और फ्रेश फूल लेकर आओ। आयमा बेगम के गुस्से करने पर वहाब साहब मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़े थे, पर साइड टेबल पर रखे फूलों पर नजर पड़ते ही वो मुलाजिम को वहां से हटाने का कहते हुए फ्रेश फूल लाने का कहते आयमा बेगम के साथ बैठे थे। कौन आ रहा है ऐसा वहाब? वहाब साहब के चेहरे से छलकती हुई खुशी देखकर आयमा बेगम को शक गुजरा था। जब वो आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। सर, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। आयमा बेगम से बात करते हुए वहाब साहब के पास आते सगीर मुलाजिम ने आते हुए बताया था, जिस पर वहाब साहब खड़े होते उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। इन्हें जाता देख आयमा बेगम भी उनके पीछे हुई थी। अस्सलाम वालेकुम वहाब, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज, हम ठीक, तुम कैसे हो? एजाज साहब से मिलते हुए वहाब साहब ने खुशी से पूछा था, जिस पर उनके साथ आई उनकी अहलिया और बेटी मुस्कुराई थी। चलें अंदर चलें, मेजबानी के फराइज निभाती आयमा बेगम ने खुशी से सबसे मिलते उन्हें अंदर चलने का कहा था। वहाब, अभी वो इनके साथ की तरफ बढ़े थे जब पीछे से आते निसार साहब ने उन्हें बुलाया था। उन्हें देखते वहाब साहब ने सबको अंदर चलने का कहा। अभी वो इनके साथ अंदर की तरफ बढ़े थे जब पीछे से आते निसार साहब ने उन्हें बुलाया था। उन्हें देखते वहाब साहब ने सबको अंदर चलने का कहते उनकी तरफ बढ़े थे। वो भी अपनी अहलिया और बेटे के साथ थे। कैसे हैं अंकल? माशाल्लाह, बिलाल बड़ा हो गया है। बिलाल ने आगे बढ़ते खुशी से मिलते उनका हाल पूछा था, जिसे देखकर वहाब साहब को खुशी हुई थी। वहाब साहब ने अपने दोस्तों को बुलाया था, जो आ भी गए थे। सब अब जिसका बेचैनी से वो इंतजार कर रहे थे वो ही नहीं पहुंचे थे, जिनके लिए बतौर खास आज ये महफिल रखी गई थी। खाना लगवाऊं वहाब?
अभी कुछ देर रुक जाओ। सबके साथ होने के बावजूद अपनी सोच में गुम वहाब साहब की तरफ झुकती आयमा बेगम ने आहिस्तगी से पूछा था, जिस पर वो परेशानी से वक्त देखते उन्हें कुछ देर रुकने का कह गए थे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह से घर में बोर होता वजदान वहाब साहब के बुलाने पर अपने कमरे से निकला था। लाउंज से आती आवाजें सुनता वो सीधा लाउंज में आता बुलंद आवाज में सलाम करता मुस्कुराया था। वजदान, आओ बेटा। ब्लू कलर के सूट कोट के साथ व्हाइट शर्ट के कॉलर के बटन खोले वजदान को देखकर सब खुश हुए थे, जिसे किस्मत से ही देखने का मौका मिलता था। वही इजाज साहब के साथ आई उनकी बेटी वजदान को देखकर मुस्कुराई थी। लगता है जिनका इंतजार था वो भी आ गए। आप सब रुके, मैं आता हूँ। वजदान, तुम भी आओ। गाड़ी की आवाज सुनते वहाब साहब खुश होते खड़े हुए थे और साथ में वजदान को भी चलने का कहा था, जिस पर वजदान वहाब साहब के खुश चेहरे को देखता उनके साथ बाहर आया था और अपने सामने खड़ी होती को देख वो साकत हुआ था। तुम उसका देखना पूछते हो, वो कैसे नजर आती है? वजी ये बताता है तुमको वो कैसे नजर मिलाती है। गाड़ी से उतरती उफक ने नजर उठाकर सामने देखा तो अपने सामने खड़े वजदान को देखती वो स्टिल हुई थी। आंखें देखी तुमने भी, कुछ आम जमाने वालों की, कुछ नींद भरी, कुछ ख्वाब भरी, कुछ ख्वाब सजाने वालों की। बेबी पिंक कलर की फ्रॉक में आज उफक ने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, साथ ही डायमंड के बारीक से नेकलेस के साथ छोटे छोटे दमकते टॉप्स पहने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल की बारीक सी लकीर खींचे वो किसी परी से कम नहीं लगी थी। वजदान को जैसे आज की सारी तैयारी उस परी पैकर के लिए की गई हो। मैं खुद भी पहले कहता था, आंखों में ऐसा खास है क्या? इंसान सभी एक जैसे हैं। ये जिस्म है क्या? ये लिबास है क्या? चलें। वजदान की आंखों से शर्माती उफक को सर झुकाए हुए थी। सोहराब चौहान के कहने पर अस्बात में गर्दन हिलाती मुस्कुराई थी। रब ने समझाई फिर कदा हुस्न की तफसीर मुझे, बिल आखिर रब ने मिलवा दी रब की भेजी तस्वीर मुझे। बहुत देर कर दी आने में। सोहराब चौहान से मिलते वहाब साहब ने खफीफ सा शिकवा किया था, जिस पर वो मुस्कुराए थे। रब की करनी फिर ऐसे हुई, उतरी आयत हो जैसे कोई रब के हाथों से सजाई हुई, मोहतरमा रब की बनाई हुई। कैसी हैं उफक बेटा? मैं ठीक अंकल, आप कैसे हैं? वहाब साहब के पूछने पर वो लबों पर मीठी सी मुस्कुराहट सजाकर कहती वजदान को अपना दीवाना कर रही थी, जो सबकी मौजूदगी बलाए ताक रखता उसे ही देखने में मसरूफ था। फिर क्या ही कहने उस खुदा के, क्या कहने उसकी आंखों के। मेरी आंखों ने जी भर के लिए फिर दर्शन उसकी आंखों के। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हेलो एवरीवन। सोहराब चौहान के सामने आने पर वजदान हवास में लौटता मुस्कुरा कर बोला था, जिस पर सोहराब साहब मुस्कुराए थे। चलें अंदर चलें। सबसे मिलते वहाब साहब सबको अंदर लेकर बढ़ते थे। मैं किन लफ्जों में बताऊं कि वो कैसे नजर मिलाती है। नंगी तलवार के जैसी है और दिल पे छुरियां चलाती है। खामोशी से नजर झुकाए बैठी उफक ने फोन पर आए मैसेज पर नजर उठाते अपने ऐन सामने बैठे वजदान को देखा था, जिस पर वो मुस्कुराया था। पैमाइश उसकी आंखों की कोई लाखों मील के जैसी है। आंख जो उसकी है वजी एक गहरी झील के जैसी है। कॉल क्यों नहीं उठा रही थी मेरी? सुबह से न जाने वजदान ने उफक को कितनी कॉल्स की थी, जिसका उफक ने कोई जवाब नहीं दिया था, जिस पर वो नाराजगी का इजहार कर गया था। वो जब भी नजरें उठाती है नजरों के तीर चलाती है। उफक की आंखों में देखते हुए वजदान ने मैसेज टाइप किया था, जिसे देखती उफक ने बेयकीनी से इस फास्ट इंसान को देखा था, जिस पर वो सबको अपनी बातों में मसरूफ देखकर आंख दबाता मुस्कुराया था, जिस पर उफक ने हैरानगी से पूरी आंखें खोलते अपने खुले मुंह पर हाथ रखते हुए सबको देखा था। तुम सुबह जिसको कहते हो उनकी करामत होती है, जब फैले अफरा तफरी तो उनकी ही अलामत होती है। मैसेज टाइप करता वजदान महजूज कर मुस्कुराया था। आप मैसेज करना बंद करें वरना मैं मोबाइल भाभी को दे दूंगी। वजदान को जवाब देती उफक ने खुफगी से घूरा था, जिस पर वो आईब्रो रेस करता उसकी धमकी पर मुस्कुराया था। जाते खुदा ही है बस जो इस वक्त सलामत होती है, इस दुनिया में तो जी फिर कयामत होती है। दो इन्हें मोबाइल, मैं भी तो देखूं अपनी डार्लिंग की हिम्मत। उफक को जवाब देते वजदान ने उसकी आंखों में देखते हुए चैलेंज किया था, पर वो अपने लब काटती सर झुका गई थी और वही वजदान उसकी इस अदा पर खुश हुआ था। सॉरी, एक जरूरी कॉल आ गई थी। कहाँ रह गई थी आयमा तुम? ड्राइंग रूम में दाखिल होते आयमा ने माजरत करते हुए कहा था, पर सामने बैठे नफूस को देखकर वो साकत हुई थी। उनकी हैरत का नोटिस ना लेते वहाब साहब ने उन्हें देखते हुए पूछा था, जिस पर आयमा बेगम ने बेयकीनी से सोहराब चौहान और उनके बेटे, बहू और उफक को देखा था और देखते ही देखते उनकी आंखें सुर्ख हुई थीं। यही हाल कुछ सोहराब चौहान का हुआ था, जो उन्हें देखकर अपनी जगह से खड़े हुए थे और अपनी साथ बैठी उफक को देखा था। सोहराब, मीट माई वाइफ आयमा वहाब।
सोहराब चौहान की आंखों में हैरत देख वहाब साहब ने मुस्कुराते हुए आयमा बेगम के कंधे पर हाथ रखते तारुफ करवाया था, जिस पर सोहराब चौहान को अपना किया फैसला जल्दबाजी लगा था। जिंदगी में अगर सोहराब चौहान ने कभी दुआ की थी तो ये कि वो ये चेहरा कभी ना देखें, और आज वही चेहरा उनके सामने खड़ा था, जिसे देखकर सोहराब चौहान को खुद पर हवा की कैद लगी थी। हेलो मिस्टर सोहराब। वहाब साहब का हाथ अपने कंधे पर रखा देख सुर्ख आंखों से जबरदस्ती मुस्कुराती आयमा बेगम ने हेलो कहा था, जिस पर सोहराब चौहान ने अपना रुख मोड़ा था, और वही उन्हें रुख मोड़ते देख वजदान ने जब्त से मुठ्ठियां बंद की थी। हेलो आंटी। हेलो, आतिफ ने मुस्कुराकर उस आयमा को देखते हुए कहा था, जिस पर आयमा ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया था। आयमा, ये आतिफ है, सोहराब चौहान के बड़े बेटे, और ये इनकी वाइफ मशल, ये आदिल, आसिम और वहाज, और ये सोहराब साहब की खूबसूरत छोटी सी गुड़िया उफक। आयमा बेगम को सबका तारुफ करवाते वहाब साहब ने उफक को मुस्कुराती हुई नजरों से देखते उसका तारुफ करवाया था, जिस पर आयमा बेगम ने वजदान को देखा था, जिस पर वो आंखें झपकता मुस्कुराया था। ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, उफक को देखती आयमा ने दिल से तारीफ की थी। अभी तक तो उन्होंने इस परी पैकर को सिर्फ तस्वीरों में देखा था, आज उसे अपने सामने देखकर उन्हें वो खुद से भी ज्यादा हसीन लगी थी कि एक अजीब सी कशिश ने उसे खींचा था। हेलो आंटी। आयमा बेगम की तारीफ पर मुस्कुराती हुई उफक ने उन्हें देखा था, जो बला की खूबसूरत थी। इस उम्र में भी वो लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाली खूबसूरती रखती थी। अब जबकि सब मिल चुके हैं तो मैं आज की इस तकरीब की खास वजह भी बताना चाहता हूँ। वहाब। आयमा बेगम को देखते वहाब साहब ने ड्राइंग रूम में मौजूद सब लोगों को देखते हुए कहा था, जिस पर सोहराब चौहान ने उन्हें रोकना चाहा था। मेरे ख्याल से पहले ही काफी देर हो गई है मुझसे, और इंतजार नहीं हो रहा सोहराब, पर प्लीज। सोहराब चौहान के रोकने पर वहाब साहब ने वजदान को देखते हुए कहा था, जिस पर वजदान ने आयमा बेगम को इशारा किया था, जिस पर वो कंधे उचकाते हुए खुद भी वहाब और सोहराब में होती बात समझने की कोशिश कर रही थी। मेरे ख्याल से तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। वहाब साहब की बातों पर गौर करते वजदान की नजर बिलाल पर पड़ी थी। वजदान की नजर बिलाल पर पड़ी थी, जो उफक को ही देख रहा था, और ये बात वजदान को अच्छी नहीं लगी थी। तभी वो बिलाल के सामने आता उसे वार्न करने के अंदाज में बोला था, क्यों यार, वो भी सिंगल है और मैं भी, तो फिर क्यों? वजदान की बात ना समझते बिलाल ने उफक पर नजर जमाए हुए कहा था, जिस पर वजदान ने उसे घूरा था। कहा ना, बस इतना काफी है। खुद पर जब्त करता वजदान उसे सख्त लहजे में कहता उफक के सामने आ खड़ा हुआ था, जिस पर बिलाल ने उसे हैरत से देखा था। क्या बात है डैड? मशल को थोड़ा सा साइड करता वजदान उफक के बराबर में खड़ा होता बोला था, जिस पर उफक ने अपने करीब खड़े वजदान को देखते सर झुकाया था, जिसके क्लोन की स्मेल से अपने सर चढ़ती महसूस हुई थी। मैंने आज आप सबको यहाँ सिर्फ डिनर के लिए नहीं इनवाइट किया, बल्कि आज मैंने आप सबको अपने बेटे वजदान की एंगेजमेंट पर मदऊ किया है, क्योंकि सोहराब और मेरी ख्वाहिश थी कि बच्चों की निस्बत कर दी जाए। इसलिए आज ये खास डिनर उफक और वजदान की एंगेजमेंट की खुशी में रखा गया है। क्यों सोहराब? वजदान के पूछने पर वहाब साहब ने वजदान और उफक को देखते हुए कहा था, जिस पर वहां मौजूद सब लोगों को हैरत हुई थी। और इसके बरक्स आयमा बेगम ने जब्त से अपने लब भेजते सोहराब चौहान और उफक को देखा था। भाई, ये क्या कह रहे हैं? वहाब साहब की बात सुनते वहाज ने आसिम के पास आते हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात से पूछा था, जिस पर आसिम ने मुस्कुराकर फकत गर्दन हिलाई थी, जिसका मतलब साफ था, सब इस बात को जानते भी थे और खुश भी थे। सिर्फ एक वहाज ही था जो इस सब से अनजान था। क्यों भाई? ऐसा कुछ नहीं होगा। आसिम के मुस्कुराने पर वहाज ने हैरत से मुंह खोले खड़े वजदान को देखते हुए कहा था, डैड एक मिनट आप जरा बाहर आएंगे? वहाब साहब की बात पर वजदान ने अपने बाप को झटका देने वाली आदत पर दांत दबाते हुए उन्हें बाहर चलने का कहा था। वो तो सिर्फ उफक से मोहब्बत का ड्रामा कर रहा था, और अब उफक से मंगनी का सुनकर उसे गुस्सा आया था। वहाब, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इतनी बड़ी खुशी की बात। वजदान के रास्ते में आती आयमा बेगम ने खुश होते हुए कहा था, जिस पर वजदान ने उन्हें देखा था, जो उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। मैं तुम्हें और वजदान को सरप्राइज देना चाह रहा था। कैसा लगा वजदान सरप्राइज? आयमा बेगम को जवाब देते वहाब साहब ने वजदान के चेहरे की संजीदगी को देखते हुए कहा था, जिस पर वो लब दबाता मुस्कुराया था, तो क्यों ना रिंग एक्सचेंज कर ली जाए? चलो बैठो। सबको कहते वहाब साहब ने वजदान को बैठने का कहा था, जिस पर वो आयमा बेगम के इशारा करने पर उफक को देखता उसकी तरफ बढ़ा था। पापा, क्या हुआ, आप ठीक हैं? जब से खामोश सोहराब के पास आते आदिल ने फिक्र से पूछा था, जो खामोशी से सर झुकाए हुए थे। नहीं भी ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी माँ। सोहराब, आओ ना यार। आदिल को अपने दिली जज्बात बताते सोहराब चौहान वहाब साहब के आने पर खामोश हुए थे। पापा मामा बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी बेटी खुश है, वो देखें। वहाब साहब को आने का कहते आदिल ने उफक के मुस्कुराते हुए चेहरे को
देख कर कहा था, जिस पर सोहराब साहब ने नम आंखों से अपनी मुस्कुराती हुई गुड़िया को देखा था और अपनी बेटी को खुश देखते सोहराब चौहान ने विजदान के साथ बैठी आयमा बेगम को देखा था, जो सोहराब चौहान को ही देख रही थी। पापा आए ना, जब मैं अपनी बेटी के साथ हूँ तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरी बेटी का। सोहराब साहब को खामोशी से खड़ा देख उफक ने उन्हें अपने पास बुलाया था, जिस पर वो सुर्ख आंखों से मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की सिमट बढ़े थे। मैं आता हूँ, एक जरूरी कॉल है। रिंग एक्सचेंज के बाद सोहराब चौहान फोन कॉल का बहाना करते हुए वहां से गए थे। तो ये सब तैयारी इसलिए थी, उफक के कान के करीब झुकते विजदान ने शौक लहजे में कहा था। कुछ देर पहले वाला गुस्सा वो उफक के साथ बैठते ही भूल गया था। मुझे क्यों नहीं बताया इस सब के बारे में? उफक के गर्दन हिलाने पर विजदान ने उफक के करीब होता उसके कान के बेहद करीब झुकते हुए कहा था, जिससे उसकी गर्म सांसें उफक के कान की लो पर पड़ी थी और उफक सबकी मौजूदगी में विजदान की इस हरकत से खुद में सिमटी थी। मुझे लगा आपको पता होगा। हैरत से विजदान की तरफ मुड़ती उफक ने उसे अपने करीब देखते वापस से अपना सर झुकाते हुए बोली थी, वैसे मुझे अपना असीर करने के लिए तुम्हें इन सब हथियारों की जरूरत नहीं थी। मैं तो वैसे ही तुम्हारा असीर हो गया हूँ। उफक के खूबसूरत सरापे पर नजर जमाते विजदान ने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा था। विजदान, उफक को जूस दो। उफक की तरफ जूस का गिलास बढ़ाती मुलाजमा को देखती आयमा बेगम ने विजदान को पुकारा था, जिस पर वो आयमा बेगम के कहने पर मुलाजमा से जूस का गिलास लेता मुस्कुराया था। ओ शिट, देखकर नहीं दे सकती थी क्या? मुलाजमा के हाथों से जूस का गिलास लेते विजदान ने उफक पर गिराया था और फिर खुद ही उस पर चिल्लाता हुआ खड़ा हुआ था। ये क्या किया शमीम? कोई बात नहीं आंटी, जाने दे। उफक के ड्रेस पर जूस का निशान देखती आयमा बेगम ने सख्ती से शमीम को देखते हुए कहा था, जिस पर उफक ने उन्हें मुलाजमा पर बरहम होते देखकर मुस्कुरा कर कहा था, ठीक है बेटा, आप ये साफ कर लें वरना धब्बा पड़ जाएगा। जाओ मैडम को लेकर जाओ। उफक के कहने पर मुस्कुराती हुई आयमा बेगम ने मुलाजमा को घूर कर देखते हुए उसे उफक को साथ ले जाने का कहा था। भाभी, मशल आप क्या करती हैं? मशल को बुलाती उफक को देख आयमा बेगम ने मशल को अपने साथ बातों में उलझाया था, जिस पर वो मशल को बिजी देखती मुलाजमा के साथ बड़ी थी और वहीं उफक को शमीम के साथ सीढ़ियां चढ़ते देख विजदान वहां से निकला था। मैडम आप यहाँ आराम से साफ कर लें। ऊपर से आते शमीम ने उफक को विजदान के रूम में लाते बाथरूम की तरफ इशारा किया था, जिस पर वो मुस्कुराकर गर्दन हिलाती बड़ी थी। ब्लू एंड व्हाइट कलर से सजे रूम में व्हाइट नेट के कॉटन लगे हुए थे। किंग साइज बेड के ऊपर बड़ी सी मुस्कुराते हुए विजदान की तस्वीर नस्ब थी। इतने बड़े कमरे में एक किंग साइज बेड के अलावा 2 सीटर सोफे, जिसके सामने फुल साइज LED थी और एक साइड पर ड्रेसिंग रूम और एक ड्रेसिंग टेबल थी, जिसे देखकर उफक को रूम में महकती विजदान के क्लोन की हल्की हल्की महक बहुत प्यारी लगी थी। सारे रूम का अच्छे से जायजा लेती उफक बाथरूम की तरफ बढ़ी थी। अभी वो बाथरूम में गई थी जब पीछे से आते विजदान ने शमीम को जाने का इशारा करते रूम लॉक किया था। है शौक और जब्ते शौक में दिन रात कशमकश, दिल मुझको और मैं दिल को परेशान किए हुए हूँ। हो गया साफ? हाँ। अपने ध्यान में बाथरूम से निकलती उफक विजदान की आवाज सुनकर डरी थी, जो इसे देखता हुआ उसी की सिमत बढ़ा था। डरा दिया आपने। डर से धड़कते दिल पर हाथ रखती उफक ने शिकवा को नजरों से उसे देखा था। मैं तो सारी जिंदगी तुम्हें डराना चाहता हूँ, जज्बात से बोझल लहते में कहता विजदान उफक का हाथ पकड़ता बोला था, जिस पर उफक ने नासमझी से उसे देखा था। कितना अच्छा होता ना अगर मंगनी की जगह हमारा निकाह होता। उफक के हाथ पर लब रखता विजदान मोहब्बत पाश लहजे में बोल रहा था, जिस पर उफक शर्मो हया से सर झुका गई थी। कोई बात नहीं, जहाँ मंगनी हो गई वहाँ निकाह भी हो जाएगा। उफक को चुप पाते विजदान ने उसका सर ऊंचा करते उसे गोल घुमाया था, जिसके लिए ना तैयार होती उफक ने मजबूती से उसे पकड़ा था। क्यों जब तुम मेरे करीब आती हो तो मैं खुद से इख्तियार खोने लगता हूँ। उफक की सख्ती से बंद आंखों को देखते हुए विजदान ने दिल में सोचा था, मुझे नीचे जाना है। विजदान के चेहरे पर एक अजीब खुशी थी, जिसे देखकर उफक को वहां से जाने में अपनी भलाई लगी थी। क्यों, अभी तो हमने अपनी मंगनी में मुबारकबाद भी नहीं दी एक दूसरे को डार्लिंग। उफक के चेहरे पर आए बाल वो पीछे करता मुस्कुराया था। मंगनी की मुबारकबाद? विजदान की बात पर उफक ने अजीब नजरों से उसे देखा था। हाँ, मंगनी की मुबारकबाद दे देते हैं, फिर चली जाना। उफक की आंखों में देखते विजदान मुस्कुराते हुए कहा था। मंगनी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। विजदान को देखती उफक उसे मुबारकबाद देती अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी, जिस पर विजदान की गिरफ्त उसके हाथ पर मजबूत हुई थी। ऐसे नहीं, मतलब फिर कैसे? उफक को देखते हुए विजदान ने नफी में सर हिलाया था, जिस पर वो कंधे उचकाती बोली थी, मतलब ऐसे। विजदान दूर प्लीज। उफक के ना समझने पर विजदान ने झुकते हुए उफक के करीब होना चाहा था। जब वो उसके सीने पर हाथ रखती उसके और अपने दरमियान फासला बनाते हुए बोली थी, बहुत नजदीक है वो दायरे में,
मगर एक फासला चारों अतराफ है। मैं मुबारकबाद दे रहा था। उफक के दूर करने पर विजदान को गुस्सा तो आया, पर अंदर ही अंदर उसे खुशी भी हुई थी उफक के गुरेज पर। उफक, ये जो तुमने कहा मेरी तरफ देखकर कहो। उफक के हाथ अपने हाथों में लेते विजदान ने नर्म लहजे में पुकारा था, जिस पर वो लरसती हुई पलकें उठाती विजदान को देख लगी थी। पर विजदान की आंखों में जगमगाती मोहब्बत को देखकर वो वापस नजर झुका गई थी। मैडम, मुझे बुला रही हैं वो। दरवाजे के बाहर खड़ी शमीम ने उफक को बुलाया था, जिसे सुनकर उफक विजदान से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली थी। पर विजदान ने उसका हाथ ना छोड़ने की जैसे कसम खाई थी। मेरा हाथ छोड़ें, कोई आ जाएगा प्लीज। विजदान को हाथ ना छोड़ता देख उफक ने उससे रिक्वेस्ट की थी, जिस पर वो मुस्कुरा के उसे देखता हुआ उसका हाथ छोड़ता पीछे हुआ था। हसरत तो थी तुम्हें बर्बाद करने की, पर यह दिल मेरा बेईमानी पर उतर गया। विजदान के हाथ छोड़ने पर वो बगैर पीछे मुड़ने की गलती किए भागी थी, जिस पर विजदान ने मुस्कुराते हुए अपने लब दबाए थे। क्या बात हुई है सोहराब, खाना तो खाकर जाते यार। अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे जाना तुम्हारा। कोई बात बुरी लगी क्या हमारी? सोहराब साहब के वापस जाने की बात पर वहाब साहब ने मायूस होते हुए कहा था। आखिर को आज दो घर एक हुए थे और ऐसे में उनका बगैर खाना खाए जाना वहाब साहब को कुछ समझ नहीं आया था। ऐसी बात नहीं है वहाब, मुझे और आतिफ को एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना होगा, वरना मैं जरूर रुकता। वहाब साहब को परेशान होते देख सोहराब साहब ने झूठ बोला था, जिस पर आतिफ ने सोहराब साहब को देखा था, क्योंकि जहां तक वो जानता था आज की सारी मीटिंग्स वो लोग कैंसिल करके आए थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ था? हम फिर आएंगे अंकल, अभी की जल्दी के लिए माजरत ख्वाह हैं, जरूरी है जाना, वरना पापा ऐसे कभी नहीं जाते। सोहराब साहब को परेशान देखकर आतिफ ने बात संभालते हुए माजरत की थी, जिस पर वहाब साहब हल्का सा मुस्कुराए थे, जबकि आयमा बेगम ने परेशान से सोहराब चौहान को बगौर देखा था। जल्दी की वजह भी वो बखूबी जानती थी। चलें, कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। अंकल आंटी, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलकर। लगा ही नहीं पहली बार मिल रही हूँ। तुम्हारी मामा ने बहुत अच्छी तरबियत की है। आतिफ की बात मानते वहाब साहब ने उन्हें इजाजत दी थी, जिस पर उफक ने आगे बढ़ते उन्हें अलविदाई कलाम किया था, जिस पर आगे बढ़ती आयमा बेगम ने उफक को गले लगाते हुए प्यार से सोहराब चौहान को देखते हुए कहा था, जिस पर वो जब्त से मुठ्ठियां बंद कर गए थे। ओके अंकल आंटी, खुदा हाफिज। वहाब साहब से मुसाफा करते हुए सोहराब साहब ने उफक का हाथ पकड़ा था, जिस पर काफी देर से आयमा बेगम के पीछे खामोश खड़े विजदान ने उफक के हाथ पर रखा, सोहराब चौहान के हाथ को खूनख्वार नजरों से देखा, और वहीं सोहराब साहब उफक का हाथ पकड़े हुए निकले थे, जिनके पीछे आतिफ, आदिल और मशल भी खुदा हाफिज कहते निकले थे। आप बैठो उफक। आतिफ, तुम, मशल, आसिम और वहाज एक गाड़ी में आ जाओ। मैं, उफक और आदिल एक साथ जाएंगे। अपनी गाड़ी के सामने खड़े होते सोहराब साहब ने उफक का हाथ छोड़ते उसे गाड़ी में बैठने का कहा था, और आतिफ को बाकी सबके साथ आने का कहते वो खुद भी गाड़ी में बैठ गए थे। क्या हुआ है पापा आपको? सोहराब साहब के तने नकोश देखते हुए आतिफ ने फिक्र से दिल में सोचा था और अपनी गाड़ी में बैठता ड्राइविंग सीट संभाल गया था। वही मगरूर नकोश, वही गुस्सा, आज भी वो शख्स हूबहू वैसा ही है जैसे पहले दिखाई देता था। खिड़की के सामने खड़ी आयमा बेगम ने ठंडी हवा को अपने अंदर उतरते महसूस किया था। क्या सोच रही हैं मॉम, आप ठीक हैं? सब गेस्ट के चले जाने के बाद आयमा बेगम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने दरवाजा खोला था, तभी विजदान इनसे बात करने का सोचता इनके पास आया था। कुछ नहीं वजी, आज जो वहाब ने किया वो किसी तौर भी हमारे हक में अच्छा नहीं था। विजदान की आंखों में अपने लिए मोहब्बत और लहजे में फिक्र देखती आयमा बेगम ने पुरसोच अंदाज में कहा था, तो आपने ऐसा क्यों होने दिया मॉम? क्योंकि अगर हम इस वक्त वो सब रोक देते तो सबके सामने वहाब की बेइज्जती होती, जो मैं नहीं चाहती कि कोई भी ये कहे कि वहाब के बेटे ने बगैर किसी लिहाज के अपने बाप को सबकी मौजूदगी में इनकार कर दिया। आयमा बेगम की बात पर विजदान परेशानी से उन्हें देखते हुए पूछा था, जिस पर आयमा बेगम ने उसे वहाब साहब की बात का पास रखने की वजह बताई थी। अब सोहराब चौहान ये मंगनी ज्यादा दिन रहने नहीं देगा। एक नजर विजदान को देखती आयमा बेगम ने खिड़की से बाहर स्याह रात को देखते हुए कहा था, ये तो अच्छी बात है मॉम, वो खुद खत्म कर देंगे। नहीं वजी, अब ये रिश्ता खत्म नहीं होगा। पर मॉम, आयमा बेगम की बात पर विजदान ने कंधे उचकाते लापरवाही से कहा था, जिस पर आयमा बेगम ने उसे ऐसा ना होने देने का कहा था। अब तुम इससे शादी करोगे वजी? क्या मॉम? पर हमारे प्लान में ऐसा कुछ नहीं था। आयमा बेगम की शादी करने वाली बात पर विजदान शॉक्ड हुआ था। हाँ वजी, आप दोनों सोच लें, आप दोनों चाहते क्या हैं। एक तरफ डैड हैं, मुझसे बगैर पूछे मंगनी की अनाउंसमेंट कर दी, इनकार करने लगा तो आपने रोक दिया, अब कर ली तो आप कहती हैं शादी करूं। आयमा बेगम की बात पर विजदान भड़का था, तभी वो गुस्से से कहता खिड़की के खुले पट पर मुक्का मारता खुद को तकलीफ पहुंचा गया था। वजी, क्या हुआ है तुम्हें? विजदान की इस कदर जज्बाती रिएक्शन पर आयमा बेगम परेशान हुई थी। मॉम, मेरा नहीं ख्याल, सोहराब चौहान को बर्बाद करने के लिए मेरा उफक से शादी करना जरूरी है। वो मेरे नाम से जुड़ेगी तो लोगों की नजरों में आएगी, और फिर जब मैं अपना काम खत्म करूंगा उसे छोड़ूंगा
तो 100 तरह की बातें होंगी, वो भी मीडिया में, जिससे डैड और आप दोनों परेशान होंगे, और वो अपने बाप के किए की इतनी बड़ी सजा के सारी उम्र अपने लहासी शख्स के नाम पर गुजारेगी। आयमा बेगम की बात से मुत्तफिक ना होते विजदान को उफक से शादी के बाद उसे छोड़ने का फैसला गलत लगा था, जिस पर वो उफक की जिंदगी के बारे में सोचता इन सब से इनकारी था। तो तुम्हें किसने कहा है तुम उसे शादी के बाद छोड़ देना, उसे अपने पास रखना? नहीं मॉम, मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता। विजदान के इनकार करने पर आयमा बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की थी, जिस पर वो सिरे से इनकारी था। क्यों क्यों नहीं रख सकते? विजदान के इनकार की वजह ना समझ पाती आयमा बेगम ने गुस्से से पूछा था, पर वो अपने गुस्से पर जब्त करती रोने लगी थी, जिस पर विजदान चुप हुआ था। अब वो आयमा बेगम को कैसे बताता? जो लड़की उसके निकाह में नहीं है वो उसे अपने सामने देखकर खुद पर काबू खोता है, और जब वो उसके निकाह में होगी तो उसके लिए उसे छोड़ना मुश्किल अमल होगा। वजी सिंपल है, सिर्फ 2 माह तुम उसे अपने साथ रखना, फिर उसे मार देना। क्या मॉम? विजदान का मुंह अपनी तरफ करती आयमा बेगम ने उफक के खूबसूरत चेहरे को सोचते नफरत से कहा था, जिस पर विजदान ने हैरत से उन्हें देखा था, जबकि विजदान को हैरत हुई थी अपनी माँ की जहर खुंद सोच पर। हाँ, पहले मैं कह रही थी कि तुम उसे तड़पाओ, पर उसके तड़पने से सोहराब चौहान को इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी जब होगी जब उसकी खूबसूरत जवान बेटी भरी जवानी में इस जहां फानी से कूच करेगी। जिस तरह आज वो उसका हाथ पकड़ कर ले गया है, जब वो उसका हाथ ही नहीं होगा तो सोहराब चौहान जीते जी मर जाएगा। नहीं मॉम, मैं कैसे? नफरत और गुस्से की आग में जलती आयमा बेगम ने विजदान को उफक की जान लेने का कहा था, जिसका तस्वर तो विजदान ने तस्वर में भी नहीं किया था। वो आयमा बेगम की बात पर उन्हें देखता गोया हुआ था। क्या तुम अपनी माँ के लिए उसके दुश्मनों को नहीं मार सकते? तुम्हें अपनी माँ की कसम है विजदान, तुम उसे मारोगे। विजदान को ना मानते देख आयमा बेगम ने सुर्ख आंखों से बहते आंसुओं के दरमियान कहते, विजदान का हाथ पकड़ते उसे अपने सर पर रखते उसे अपनी कसम दी थी, जिस पर विजदान ने नफी में गर्दन हिलाई थी। खाओ कसम वजी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगी। विजदान की ना में हिलती गर्दन देख आयमा बेगम ने उसे अपनी जान लेने की धमकी दी थी, जिस पर विजदान ने बेबसी से आयमा बेगम को देखा था। बोलो वजी, तुम्हें उस लड़की की जान अजीज है या अपनी माँ की? तुम मेरी मोहब्बत का मुझे ये सिला दोगे? उस लड़की पर तुम्हें तरस आ रहा है, तुम अपनी माँ का रोना भूल गए? वजी, तुम उस लड़की के बाप का कहा भूल गए? मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा। विजदान का हाथ दूर झटकती आयमा बेगम ने जारों के तार रोते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देते विजदान के झुके सर को देखते हुए कहा था, जिस पर विजदान ने सुर्ख नम आंखों से अपनी मोहब्बत लुटा देने वाली माँ को देखा था, जो आज उससे अपनी मोहब्बत का सिला मांग रही थी, और वो इनकारी था। 2 दिन की मोहब्बत के लिए? मॉम, मैं आपका ही बेटा हूँ, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। आयमा बेगम को गले लगाते विजदान ने आखिर फैसला कर ही लिया था, अपनी माँ की मोहब्बत का सिला देने का और एक मासूम को बर्बाद करने का, जो सच्चे जज्बे से इस पर निसार थी। और वही विजदान के गले लगी आयमा बेगम अपनी कामयाबी की खुशी में झूम उठी थी। सो गई तुम्हारी मॉम? कमरे में आते वहाब साहब ने बेड पर सोई आयमा को ब्लैंकेट उड़ाते विजदान को देखकर पूछा था, जिस पर विजदान ने फकत गर्दन हिलाई थी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। विजदान का उतरा हुआ चेहरा देखकर वहाब साहब ने अपनी रिस्ट वॉच उतारकर साइड टेबल पर रखते हुए पूछा था, कोई बात है क्या वजी? जवाब में विजदान को खामोश पाते वहाब साहब को फिक्र हुई थी। तभी वो विजदान के सामने आते बोले थे, कोई बात नहीं है डैड। फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? खुशी का तो आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मुझसे पूछकर आपने ये मंगनी करवाई है। वहाब साहब को एक नजर देखते हुए विजदान ने नजर चुराई थी, जिस पर वहाब साहब ने उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा था, और उस पर विजदान दबा दबा चिल्लाया था, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने जबरदस्ती की है कि अगर तुम यहाँ शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। विजदान के लहजे में गुस्सा देखकर वहाब साहब जब्त से मुठ्ठियां बंद करते हुए बोले थे, अगर आपने जबरदस्ती नहीं की तो मुझसे मेरी मर्जी भी तो नहीं ली डैड। आयमा बेगम की नींद का ख्याल करते विजदान ने वहाब साहब के पास आते कदरे आहिस्ता आवाज में कहा था, जिस पर वहाब साहब ने आईब्रो उचकाई थी। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछता भी तो जवाब तो हाँ में ही होना था ना? फिर क्या हुआ अगर नहीं पूछा तो? आप इतने श्योरली कैसे कह सकते हैं डैड कि जवाब हाँ में होता? मैं ना भी तो कर सकता था। विजदान की त्योरी चढ़ते देख वहाब साहब ने बगौर उसे देखते हुए कहा था, जिस पर विजदान ने उनकी तरफ हैरानगी से देखते हुए कहा था, और वहाब साहब ने ताज्जुब से विजदान की नाराजगी का सोचा था, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम ये मंगनी नहीं करना चाहते थे? विजदान का हाथ पकड़ते हुए वहाब साहब उसे कमरे से बाहर ले जाते बोले थे,
جی ڈیڈ، میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے مجھے ایک ایسے رشتے میں باندھا ہے جس سے میں ناخوش ہوں۔ وہاب صاحب کی بات پر وجدان نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو وہ کیا ہے؟ جب تم رات میں افق افق کرتے ہو، کیا نیند میں کوئی ایسے بھی کسی کا نام لیتا ہے؟ وہ بھی نشے کی حالت میں، جبکہ یہ بات تو تم بھی اچھے سے جانتے ہو برخوردار کہ نشے کی حالت میں انسان سچ بولتا ہے۔ وجدان کی بات سن کر وہاب صاحب کا غصہ بڑھا تھا۔ تبھی وہ وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلائے تھے، جس پر وجدان اپنی کی ہوئی غلطی پر رخ موڑ گیا تھا۔ یہاں دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا تھا وہ سب؟ وجدان کو اپنی طرف موڑتے وہاب صاحب نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جس پر وجدان کوئی بات نہ بن پانے پر سر جھکا گیا تھا۔ ڈیڈ، مجھے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے وجدان؟ پہلے بات ختم کرو۔ آئمہ بیگم کی باتوں سے الجھا ہوا وجدان اس وقت اپنا دماغ سن ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ تبھی تو بات پر بات بنانے والے وجدان ہاشمی سے آج کوئی بھی بات نہیں بن پا رہی تھی، اس لیے ہی وجدان نے یہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ پر وہاب صاحب نے اسے روکتے ہوئے سخت گیر لہجے میں کہا تھا، ڈیڈ، مجھے نہیں پتا میں نے کب اور کیوں اس کا نام لیا، پر اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں خوش ہوں اس رشتے سے۔ سوری۔ دل و دماغ میں ہوتی جنگ سے لڑتے وجدان نے بات ختم کرتے وہاب صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنے گستاخ لہجے پر معافی مانگتا ہوا بولا تھا، اچھا ٹھیک ہے، ادھر دیکھو میری طرف۔ وجدان کے جڑے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے وہاب صاحب نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا جو چھلکنے کو تیار تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری وجی؟ وجدان کو دیکھتے وہاب صاحب نے فکر مند لہجے میں پوچھا تھا۔ پل بھر میں ان کی ساری ناراضگی ختم ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، صبح سے گھر پر ہوں تو اچھا محسوس نہیں کر رہا۔ وہاب صاحب کو دیکھ کر زبردستی مسکراتے وجدان نے مختصر کہا تھا، آج نہیں روکوں گا، چلے جانا، پر ایک بات کرنی تھی تم سے۔ وجدان کی حالت سمجھتے ہوئے وہاب صاحب نے مسکرا کر کہتے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ یہ بات تو وہ اچھے سے جانتے تھے، وجدان کبھی بھی گھر پر ایسے پورا دن نہیں رہا تھا، پر آج وہ وہاب صاحب کے کہنے پر رک تو گیا تھا، پر اب اسے اپنے آپ سے وحشت ہونے لگی تھی۔ جی کہیں؟ پیشانی پر آئے بال وہ پیچھے کرتا بولا تھا، میں کل شاویز کی طرف گیا تھا۔ کیا؟ کب؟ آپ نے مجھے تو بتایا ہی نہیں۔ وجدان کو دیکھتے ہوئے وہاب صاحب نے عام سے لہجے میں کہا تھا، پر ان کی بات سنتے وجدان کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ تمہاری منگنی کی دعوت دینے گیا تھا، یہی سمجھ لو، پر وہ گھر پر نہیں تھا۔ وجدان کے حیرت سے پوچھنے پر وہاب صاحب نے اسے ساری تفصیل بتاتے ہوئے شاویز کی گھر پر غیر موجودگی کا بتایا تھا۔ کام پر کیا ہوگا؟ ٹھیک، پر گھر پر ایمن بیٹی اور ارحم تھا، اور ان کے ساتھ ایک بچی بھی تھی، کوئی 17-18 سال کی، پر وہ کون تھی میں نے پہچانا نہیں۔ کہہ بھی ایمن کو بھابی رہی تھی۔ وہاب صاحب کی بات سنتے وجدان نے انہیں عام سے لہجے میں کہا تھا، پر وہاب صاحب کی اگلی بات سن کر وہ مسکرایا تھا۔ مام ہوگی، وہ بھی بھابی ہی کہتی ہے ایمن بھابی کو۔ وہاب صاحب کو پریشان دیکھ کر وجدان نے انہیں ماہم کے بارے میں بتایا تھا۔ اور یہ ماہم کون ہے؟ وجدان کے منہ سے ماہم کا نام سنتے وہاب صاحب نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ ڈیڈ، لڑکی ہے، شابی کو 4 سال پہلے ایک کیس کے دوران جنگل میں ملی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، بس پھر جب سے ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، شابی کو بھائی اور ایمن کو بھابی کہتی ہے۔ اب آپ پریشان نہ ہوں، میں چلتا ہوں۔ وہاب صاحب کو پریشان دیکھ کر وجدان نے انہیں مختصر لفظوں میں ماہم سے متعلق سب بتاتے ہوئے انہیں پریشان نہ ہونے کا کہتے جانے کے لیے بڑھا تھا۔ جب وہاب صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، شابی سے ملو تو پوچھنا کہ وہ آیا کیوں نہیں۔ وہاب صاحب کے ہاتھ پکڑنے پر وجدان نے انہیں دیکھا تھا، جس پر وہ اسے شاویز کی نہ آنے کی وجہ پوچھنے کا کہتے اس کا ہاتھ چھوڑ گئے تھے، اور وجدان مثبت میں گردن ہلاتا ہوا گیا تھا۔ جو بھی ہو، وہ لڑکی میں نے کہیں دیکھی ہے، پر کہاں؟ وجدان کے چلے جانے پر وہاب صاحب نے ماہم کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ کل سے ہی بار بار ماہم کو دیکھے یہ سوچے جا رہے تھے، پر انہیں یاد آ کر نہیں دے رہا تھا۔ وجی کہاں گم ہے؟ ہاں، کیا ہوا؟ وجدان کو مسلسل اپنی سوچ میں گم دیکھ کر نوفل نے پہلے 2 بار اسے پکارا تھا، پر اسے ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر نوفل نے اب کی بار تیز آواز میں اسے پکارتے ہوئے بلایا تھا، جس پر وجدان حواس میں لوٹا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے تجھے؟ وجدان کے غیر متوقع ری ایکشن پر نوفل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ تو کہاں تھا؟ لو جی، تو مطلب میں جو پچھلے 15 منٹ سے بکواس کر رہا تھا تو انہیں کچھ سنا ہی نہیں؟ وجدان کے پوچھنے پر نوفل نے صدمے سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا، نہیں سنا، پر آدھا۔ تو بات پوری کر یا پھر رہنے دے۔ فائل دے مجھے، میں خود پڑھ لوں گا۔ نوفل کے ڈرامائی انداز پر وجدان نے جوس کا گلاس نیچے رکھتے ہوئے نوفل کے ہاتھ سے فائل لینی چاہی تھی۔ جب نوفل اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا، فائل بھی لے لینا، پر پہلے مین پوائنٹ تو سن لے کہانی کا۔ وجدان کو دیکھتے ہوئے نوفل نے مزہ لیتے ہوئے کہا تھا، افق چوہان، سہراب چوہان کی ایک اکلوتی بیٹی، عاطف، عادل، عاصم اور وہاد چوہان کی پیاری چھوٹی سی بہن، جس کے لیے وہ جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ان کی سگی بہن نہیں ہے کیا؟
وجدان کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے نوفل نے سسپینس کریٹ کرتے ہوئے ایک ایک لفظ کھینچ کر کہتا ہوا بولا تھا، اور وہی جب سے نوفل کی باتیں بیزاریت سے سنتا وجدان بے یقینی سے چلایا تھا، یس، افق چوہان سہراب چوہان کی ناجائز اولاد ہے۔ وجدان کو کھلے منہ دیکھتے نوفل نے فائلز ٹیبل پر پھینکنے کے انداز میں رکھتے ہوئے کہا تھا، کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ نوفل کی بات پر یقین نہ کرتے وجدان نے سامنے پڑی فائل کھولی تھی۔ سب سچ ہے، سہراب چوہان کی شادی اس کی تایا ذات مہرین چوہان سے ہوئی تھی، پر تجھے پتا تو ہے وہ گاؤں کے وڈیرے کہاں ایک عورت پر گزارا کرتے ہیں۔ بس شادی کے کچھ عرصے بعد وہ بھٹک گئے اور اس کا انجام ہے یہ ان کی خوبصورت بیٹی افق چوہان۔ وجدان کو پوری فائل ٹٹولتے دیکھ نوفل نے ساری معلومات اس کے گوش گزار کرتے افق کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو؟ جھوٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وجی، میں نے دن رات ایک کر کے ان کی اندر کی معلومات نکالی ہے، اور تو میری قابلیت پر شک کر رہا ہے؟ افق کی ناجائز ہونے والی بات پر وجدان کو یقین نہیں آیا تھا، تبھی وہ پرسوچ لہجے میں بولا تھا، جس پر نوفل نے لیمن جوس کا گلاس جو اس کے منہ سے لگایا تھا اسے واپس رکھتے ہوئے خفگی سے کہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ افق چوہان سہراب چوہان کی ناجائز اولاد ہو سکتی ہے وجدان؟ جب وہ شخص نام کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، پر کیسے ایک لڑکی کو کوئی اتنے پیار سے رکھ سکتا ہے؟ کیا عاطف اور اس کے بھائی جانتے ہیں یہ سچ؟ نوفل کی بات پر یقین کرنے کی کوشش کرتا وجدان خود سے ہی سوال و جواب کرتا پریشان ہوا تھا۔ میں تجھ سے صبح ملتا ہوں، فائز اٹھاتا وجدان نوفل کو صبح ملنے کا کہتا بغیر نوفل کی سنے نکلا تھا، پتا نہیں کیا کر رہا ہے یہ۔ وجدان کو جلدی میں نکلتے ہوئے دیکھ نوفل دل میں سوچتے خود بھی جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، سنو، تم چاند جیسے ہو کہ جس کو تکتے رہنے سے بینائی تیز ہوتی ہے، سنو، تم پھول جیسے ہو کہ جس سے جیون میں مہکے ہو جب شاداب لگتا ہے، سنو، تم سردیوں کی دھوپ جیسے ہو کہ جس کی تمازت سے جیون سے سب دکھوں کو پگھلا ڈالا، سنو، تم سمندر جیسے ہو کہ میں تمہارے پیار کی گہرائی میں دیکھو ڈوبتی جاتی ہوں، سنو، تم ابر جیسے ہو کہ جس کے سائے نے مجھ کو زمانے کی جلتی دھوپ سے بچا ڈالا، سنو، تم ساون جیسے ہو جس کی بوند بوند سے جیسے سب سیراب لگتا ہے، سنو، تم روح جیسے ہو کہ جب تک مجھ میں شامل ہو میرے زندہ ہونے کا احساس باقی ہے، سنو، تم محبت جیسے ہو، تم محبت جیسے ہو، تم سلامت رہو ہمیشہ، آمین۔ صبح اٹھتے ہی افق کی نظر اپنے موبائل پر پڑی تھی، جس پر وجدان کا میسج دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی اسے پڑھنے لگی تھی۔ پڑھنے کے بعد مسکراتی ہوئی افق نے جواب دیا تھا کہ وہ ابھی رپلائی کر کے موبائل رکھنے لگی تھی کہ وجدان کی کال آنا شروع ہوئی تھی، جیسے وہ اس کے جواب کے انتظار میں ہی تھا۔ ہیلو، گڈ مارننگ، کیسی ہے صبح؟ افق کی کال پک کرتے ہی وجدان نے مسکراتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا، جب صبح کا آغاز ہی اتنا خوبصورت ہو تو صبح کیسی ہوگی؟ وجدان کے پوچھنے پر مسکرا کر بلینکٹ سائڈ پر رکھتی افق بیڈ سے اتری تھی۔ اف، میری صبح تو جب خوبصورت ہوگی جب تم میرے سامنے میرے کمرے میں میرے بیڈ پر آنکھ کھلتے ہی مجھے دیکھ کر گڈ مارننگ کہو گی۔ سامنے ایل ای ڈی پر چلتی افق کی اسکول لائف سے لے کر کالج ہاسٹل تک کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے ہوئے وجدان نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اس کے لیے تو بہت دیر ہے پھر تو۔ وجدان کی بات پر مسکراتی ہوئی افق نے کھڑکی کے پردے ہٹاتے ہوئے سورج کو اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ کیوں دیر ہے؟ کیونکہ ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے اور شادی کا میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی مجھے پڑھنا ہے۔ افق کی بات پر وجدان نے ویڈیو پاز کرتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ مسکرا کر اپنے آج کے لیے ڈریس منتخب کرتی بولی تھی، کیا کرو گی پڑھ کر؟ 4 دن کی زندگی بچی ہے، وہ بھی پڑھ کر کھو دینا چاہتی ہو؟ افق کو جواب دیتے وجدان نے سامنے چلتی ویڈیو زوم کی تھی، جس میں افق کو ایک لڑکے کے ساتھ مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ افق، ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں، ایلی بند کرتے وجدان نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ مختصر سا جواب دیتی اپنے کام میں مصروف ہوئی تھی۔ کبھی محبت کی ہے کسی سے؟ ہاں، کس سے؟ آنکھیں بند کرتے وجدان نے سکون لینے کی کوشش کی تھی، پر افق کے جواب پر وہ حیرانگی سے سیدھا ہوتا پوچھ گیا تھا، آپ سے شاید؟ شاید؟ وجدان کی حالت کا سوچتی افق نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جب افق کے شاید کہنے پر وجدان مبہم سا مسکرایا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ افق کی بات پر مسکراتے ہوئے وجدان نے شوق لہجے میں کہا تھا، جس پر آنکھیں چھوٹی کرتی افق نے تعجب سے پوچھا تھا، اب ایک ہینڈسم نوجوان لڑکا جب تمہارا شوہر بن جائے گا تو محبت تو کیا عشق ہو جائے گا؟ ہا ہا ہا، اپنی تعریف آپ۔ افق کی خوبصورت آواز اسے سکون بخش رہی تھی، وہ جو کل رات سے سویا نہیں تھا اب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا۔
पर उफक के कहका लगाने पर वो होश में आया था और उफक के हंसने की आवाज सुनता वो खुद भी हंसा था। आज उसे उफक का वही बेढंगा कहका भी अच्छा लग रहा था। चलें, जब शौहर बनेंगे तो देख लेंगे। विजदान की बात पर वो नाक से मक्खी उड़ाती हुई बोली थी। बनेंगे क्या, बस समझ लो बन गया। इम्पॉसिबल। चैलेंज कर रही हो? उफक की बात पर वो मुस्कुराता हुआ गोया हुआ था और वहीं विजदान की बात पर अपने बालों को कैचर करती उफक हंसती हुई बोली थी, जिस पर वो माथे में बल डाले गोया हुआ था। मैं चाहूँ तो आज ही तुम्हें अपने नाम कर लूं और तुम कह रही हो ऐसा नहीं हो सकता। अब देखती जाओ कैसे 2 दिन में तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा सबसे दूर। उफक को उसके कहे पर यकीन न करते देख विजदान ने उसे चैलेंज करते हुए कहा था, जिस पर उफक को उसके लहजे में एक अलग ही जुनून महसूस हुआ था। विजदान, मैं मजाक कर रही थी। विजदान की अपनी कही बात को पूरी करने की आदत के बारे में जानती उफक ने बात संभालने की कोशिश की थी, पर शायद अब देर हो चुकी थी, क्योंकि विजदान हाशमी खुद से ये अहद तो रात ही कर चुका था। अभी तो वह बस उफक को आगाह करना चाहता था, सो कर गया था। मैं फिर बात करता हूँ तुमसे, एक जरूरी कॉल आ रही है। कहीं जो विजदान ने कहा वो ऐसा कर ही ना दे। मोबाइल पर आती कॉल देखते हुए विजदान ने कॉल काटी थी और वही उफक विजदान की बात सोचती परेशान हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, मेजर बारी स्पीकिंग। कॉल अटेंड करते ही मोबाइल के स्पीकर से मेजर बारी की आवाज गूंजी थी। वालेकुम अस्सलाम सर, विजदान हाशमी बात कर रहे हैं? मेजर बारी की आवाज सुनते विजदान ने सलाम का जवाब दिया था, जिस पर मुकाबिल की कड़कदार आवाज उभरी थी। यस, विजदान हाशमी स्पीकिंग सर। लहजे में जज्बा पैदा करते विजदान ने सल्यूट मारते आम से लहजे में कहा था। विजदान, बहुत हो गई छुट्टियां, अब तुम ऑन ड्यूटी हो। विजदान के लहजे में गुस्से और नाराजगी से मिले जुले तासुरात महसूस करते मेजर बारी पॉइंट पर आते सख्त गिर लहजे में बोले थे, पर अभी मैं फिट नहीं हूँ सर। मेजर बारी की बात पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स इस वक्त मेरे सामने हैं, जिनमें तुम्हारी फिटनेस से रिलेटेड सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अब ये गुस्सा खत्म करो और ज्वाइन करो कल से हमें। विजदान के इनकार की वजह से अच्छे वाकिफ मेजर बारी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा।